हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर 10, ओके, चैप्टर 10 और बाकी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए चैप्टर 10 का नाम है राजनीतिक विकास। तो देखिए पहला नंबर, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर, गुप्त वंश के शासन को खालिस्तान युग का काल कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण, ओके। गुप्त वंश के शासन को स्वर्ण युग का काल कहते हैं। फिर देखिए ख नंबर, समुद्रगुप्त को भारत का खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन, ओके। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर देखिए ग नंबर, वान भट्ट खालिस्तान के दरबारी कवि थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। फिर देखिए घ नंबर, पल्लवों की राजधानी खालिस्तान थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कांचीपुरम, ओके। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। फिर देखिए अंग नंबर, दक्षिण भारत में खालिस्तान तीन तरह के गांव थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में उर, सभा और नगरम तीन तरह के गांव थे। तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कंप्लीट हो गया। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सेकेंड नंबर देखिए, सही कथन के आगे सही का एवं गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। तो देखिए सही गलत है, ओके, ट्रू फॉल्स से। क नंबर देखते हैं सबसे पहले। देखिए हरिसेन ने गौतमी पुत्र की सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी। तो ये गलत है, ओके, ये गलत है। अब देखिए ख नंबर, पल्लवों की राजधानी हेओल थी, ओके। पल्लवों की राजधानी एहोल थी। तो ये भी गलत है। पल्लवों की राजधानी अभी अभी हमने देखा है, पल्लवों की राजधानी देखिए कांचीपुरम थी। अब बढ़ते हैं हम लोग ग नंबर की ओर, ओके। ग नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही। तो यह बिल्कुल सत्य है, ओके, सही है। फिर देखिए घ नंबर, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। तो ये भी सत्य है। फिर देखिए अंग नंबर, हर्षचरित्र नामक कृति वानभट्ट द्वारा लिखा गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसे मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूँ। क नंबर आपका गलत हो जाएगा, ख नंबर भी आपका गलत हो जाएगा, ग नंबर सही है, घ नंबर सही है और अंग नंबर भी सही है। इसे नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं, आइए चर्चा करें की ओर। देखिए आइए चर्चा करें का पहला नंबर, गुप्त काल के प्रशासन के बारे में लिखे। तो देखिए गुप्त काल के प्रशासन के बारे में लिखना है। देखिए आइए चर्चा करें का क्वेश्चन आंसर है तो थोड़ा सा लंबा तो रहेगा, इसको ध्यान देना है, ओके। चर्चा करना है मतलब थोड़ा सा विस्तार से लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, गुप्त काल में राजा शासन का प्रधान होता था, जिसे महाराजाधिराज कहा जाता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। राजकाज में राजकुमार भी उसकी सहायता करते थे। मंत्रियों को वेतन नगद भी दिया जाता था। राज्य की शासन व्यवस्था कई स्तरों से संचालित थी। प्रांत यानी कि देश अवनी या भुक्ति, ओके, ये प्रांत मतलब ये देश अवनी या भुक्ति होता है, के शासक को उपरीक कहा जाता था। ज्यादातर उपरीक राजकुमार अथवा राज परिवार से संबंधित व्यक्ति होते थे। गुप्त काल में भूमिकर उपज का लगभग 1/6वां भाग था। यानी कि गुप्त काल में जो कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, वो 1/6वां भाग देना पड़ता था। क्लियर है? अगर आपके पास खेत है और आप अगर उसमें 6 किलो कोई अनाज उगाए हैं तो उसमें से 1 किलो आपको राजा को देना पड़ता था। इसे नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पल्लवों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, ओके। तो देखिए पल्लवों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इसको लिखना है। तो इसका भी आंसर थोड़ा सा लंबा होगा ही, क्योंकि आइए चर्चा करने का है, चर्चा करना है, थोड़ा सा विस्तार से लिखना है। देखिए आंसर, राजा सैद्धांतिक एवं व्यापारिक रूप से सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। पल्लव राजाओं ने प्रजापालन के सिद्धांत पर कार्य किया। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना एवं बाहरी आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा करना राजा का प्रमुख कार्य था। राजा का पद वंशानुगत था। राजा की एक मंत्री परिषद होती थी। स्थानीय प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पल्लवों की थल एवं जल सेना मजबूत एवं संगठित थी। अगर देखिए 1/6 भाग कृषि उपज का हिस्सा भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। इसके शासन काल में सर्वत्र शांति एवं सुव्यवस्था थी। तो देखिए पल्लव वंश यानी कि पल्लव शासन जो था उसमें भी 1/6वां भाग देना पड़ता था। क्लियर है? अगर आप
अगर आप खेत में 6 किलो अनाज उगा रहे हैं तो उनमें से 1 किलो आपको राजा को देना पड़ता था। इस तरीके से शासन व्यवस्था थी, कर व्यवस्था थी। और बाकी तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री ह्वेंसांग ने हर्षवर्धन के द्वारा लिए गए किन किन करों का उल्लेख किया है। तो देखिए ह्वेंसांग एक चीनी यात्री था, क्लियर है, बहुत ही फेमस यात्री है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, चीनी यात्री ह्वेंसांग के अनुसार हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में बांटी जाती थी। एक भाग राजा के खर्च के लिए रखा जाता था, दूसरा भाग विद्वानों के लिए, तीसरा भाग अधिकारियों और अमलों यानी कि समूह के बंदोबस्त के लिए, और चौथा भाग धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। तो इस तरीके से ह्वेंसांग ने बताया कि जो हर्षवर्धन थे वे किस प्रकार करों का उपयोग करते थे, क्लियर है। तो इसे नोट कर लीजिए। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके का जितना भी आपको क्वेश्चन आंसर है आपको मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।